जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 2 का मॉड्यूल 1 के सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड लेक्चर जो है, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, उससे रिलेटेड आपको मजीद अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फाइल मेंशन कर रही हूँ, आप उसको थॉरली रीड कर सकते हैं। उसको रीड करने के अलावा यू हैव मैनी ऑप्शंस। क्या गूगल पे जाके इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं सिंपली। और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल विच इज अ Gemini एंड चैट जीपीटी, दीज आर द एआई टूल्स। इन एआई टूल्स को यूज करके आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोसेसिंग डिवाइसेस, दैट व्हाट आर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस। बेसिकली प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है ये वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं। क्योंकि प्रोसेसर जो होता है विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जो कि हम यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारे बॉडी पार्ट्स, जैसे कि अगर हमारे माइंड में आया यू वांट टू मूव, तो हमारे पाँव जो है, हमारी लेग्स हमारी ब्रेन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और मूव करती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है विच इज प्रोसेसर, और जो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहा होता है, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि वो ये वाली टास्क परफॉर्म करे जो जो यूजर करवाना चाहता है। तो हमारे पास दो प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ जाते हैं, एक सीपीयू और एक जीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड जीपीयू स्टैंड फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इट इज मेन प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर्स के टास्क को परफॉर्म करता है। लेकिन हमारे पास जो जीपीयू है, जीपीयू इज द ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसमें और सीपीयू में टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फर्क है। जैसे सीपीयू जो है वो थोड़ा सा सीरियल प्रोसेसिंग करता है। सीरियल प्रोसेसिंग से मुराद कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करता है। और जीपीयू जो है इसके अंदर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग के जीपीयू जो है वो एट अ टाइम मल्टी टास्किंग कर सकता है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो जीपीयू जो है इसके थ्रू हम अपने ग्राफिक्स को भी बेहतर बना सकते हैं, और ग्राफिक्स के लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर्स की जरूरत होती है। तो जीपीयू जो है वो सीपीयू से एडवांस टेक्नोलॉजी है और सीपीयू की निस्बत ज्यादा फास्ट और वर्किंग करता है, ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसिंग करता है। तो जीपीयू इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बट सीपीयू इज द बेस ऑफ कंप्यूटर। देन पार्ट्स ऑफ सीपीयू जो है, इसके ये पिक्चर जो है ये आपको एलैबोरेट कर रही है दैट दिस इज अ सीपीयू। सीपीयू के ऊपर ये सारे जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए हैं। इन सर्किट्स के अलावा इसके ऊपर ये सारे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इस तरह के सारे फीचर्स लगे हुए हैं जिनके थ्रू जो है ये टास्क को, कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो सीपीयू के जो बेसिकली पार्ट्स होते हैं वो तीन मेन पार्ट्स होते हैं, और ये वाले जो सीपीयू के पार्ट्स हैं दीज आर द नॉट फिजिकल पार्ट, दीज आर द कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स। इन पार्ट्स को हमने, सीपीयू एक्चुअल में इन पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। सीपीयू एज अ होल एक चिप की फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रही है कि सीपीयू क्या है, एक चिप की फॉर्म में है। लेकिन ये जो चिप होती है ये कैसे काम को परफॉर्म करती है, उसकी वर्किंग की बेसिस पे हमने सीपीयू को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यूनिट, देन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, एंड देन मेमोरी यूनिट MU। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सीपीयू का ये वो वाला कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है। आगे फर्दर आप देख सकते हैं कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी कि सीपीयू जो है वो अपना काम कैसे परफॉर्म करता है, सीपीयू की क्या वर्किंग है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई इनपुट आती है, जैसा कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि ये इनपुट और द डाटा इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। डाटा के बगैर सीपीयू तो काम ही नहीं करेगा, फंक्शन ही नहीं परफॉर्म करेगा। तो हमारे पास जो इनपुट होती है, इनपुट कोई ना कोई यूजर देता है। सीपीयू के पास जब जाती है, सीपीयू उसके इससे बैकएंड पे भी एक कंप्लीट स्टोरी है कि सीपीयू तक वो इनपुट कैसे जाती है, लेकिन हम फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम उसको स्किप कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस है विच इज वर्किंग ऑफ सीपीयू। वर्किंग ऑफ सीपीयू स्टार्ट्स विद अ CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू का, वो इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है कि
कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है, कौन से टास्क है वो पहले परफॉर्म होंगे, कौन से टास्क बाद में परफॉर्म होंगे, किस टास्क को कितना टाइम दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को, टास्क की हायरार्की को कंट्रोल करना, टास्क को मैनेज करना, उसको आउटपुट इनपुट की फॉर्म में लेना देना, हर चीज जो है वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म कर रहा है। कंट्रोल यूनिट के बाद जो काम आ जाता है वो है एएलयू। कंट्रोल यूनिट ने एक टास्क आया, उस टास्क को कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, और करने के बाद वो एएलयू को ट्रांसफर कर दिया कि ये टास्क जो है ये वेरीफाइड है, अब तुमने इसके ऊपर फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो एक्चुअल में जो भी उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो एएलयू का काम है। जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो एएलयू ने उस डाटा के ऊपर परफॉर्म करने हैं। फिर एएलयू ने वो सारे परफॉर्म करने के बाद उस डाटा को जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्स में स्टोर कर देना है। स्टोर डाटा इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो डाटा स्टोरेज यूनिट होता है विच इज रजिस्टर, और इसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। वो टेम्परेरी डाटा मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के बाद उस डाटा को हम रैम पे लोड करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर से बाहर भेजेंगे, वो कंप्यूटर से बाहर आउटपुट की फॉर्म में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ बैकिंग स्टोरेज भी होती है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको यूज स्टोर किया जाता है। बट दैट इज अल्टीमेट कंसर्न जो है वो हमारे पास डाटा को आउटपुट की फॉर्म में लेना होता है। और सी यू, ए एल यू और एम यू मेमोरी यूनिट, यहाँ पे ये रजिस्टर्स का वर्ड यूज किया है क्योंकि हम इनसाइड द सीपीयू मेमोरी को नाम देते हैं रजिस्टर्स का। उसके बाद हमारे पास डाटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन में, और मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन के साथ एक इंटरप्रेटर लगा होता है। वो इंटर कंपाइलर जो होता है वो डाटा को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, और हमारे तक वो डाटा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में पहुंच जाता है। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आउटपुट डिवाइसेस, स्क्रीन हो गया, डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है, उसके थ्रू डाटा हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है विच इज कंपाइलर। अब कंपाइलर जो है इसकी टर्मिनोलॉजी जो है कंप्यूटर में यूज होती है। बेसिकली कंपाइलर का कॉन्सेप्ट ये है कि कंप्यूटर जो है इट इज अ मशीन। तो मशीन को हमेशा मशीन लर्निंग लैंग्वेज ही समझ आती है, मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। मशीन लैंग्वेज बेसिकली होती है जीरोस एंड वंस की फॉर्म में। अगर हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे ए लिखें तो मशीन को हमारा अल्फाबेटिकल ए नहीं समझ आएगा, उसको ए जो है उसके बैकएंड पे जीरो और वन, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वन, और उस जीरो वन की क्या अरेंजमेंट है ये हमें नहीं पता, ये मशीन को पता है, और मशीन उसी अरेंजमेंट को समझती है। तो हमने अपनी आसानी के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए कि हम कंप्यूटर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंपाइलर फिक्स किए होते हैं। कंपाइलर जो है वो सीपीयू के साथ ही लगे होते हैं, और उन कंपाइलर्स का काम होता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना इनटू मशीन लैंग्वेज में। और जब वो कम सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, और वो आउटपुट की फॉर्म में हमें शो हो जाएगी। तो कंपाइलर्स की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द हायरार्की ऑफ सीपीयू। हायरार्की ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू जो है इसके अंदर हमारे पास सीपीयू की डिफरेंट फॉर्म्स आ सकती हैं कि पहले टाइम में सीपीयू कैसा था, एडवांस सिस्टम्स कैसे हैं। एंशियंट टाइम जो है उसके अंदर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है। सिंगल प्रोसेसर जो है वो बेसिकली एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम। बट एडवांस सिस्टम जो है उसके अंदर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर्स आ सकते हैं, और मल्टी प्रोसेसर्स की बेस पे कंप्यूटर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्म कर सकता है, उसका वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद मल्टी कोर्स आ जाती हैं। अब कोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एक सीपीयू के ऊपर हमारे पास कोर्स लगी होती हैं। वो डिफरेंट कोर्स हो सकती हैं, हमारे पास हेक्सा कोर्स हो सकती हैं, सिक्स कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो एक सिंगल कोर होती है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ सीपीयू होती है। उस कोर ने बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उस कोर्स के ऊपर थ्रेड्स के टेक्नोलॉजी यूज होती है। कोर जो है वो थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी को यूज करके उन टास्क को परफॉर्म करती है। अब हमारे पास जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स आ जाते हैं, जैसे अक्सर हमने सुना है जैसे कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, कोर i11। ये सारी जो है ये है जनरेशन ऑफ प्रोसेसर। कोर i3 का मतलब है कि हमारे पास इसकी जो कोर है ना उसकी जनरेशन है i3। i3 जो है वो हमारे पास एंशियंट टाइम की, मतलब सबसे पहली जनरेशन ऑफ प्रोसेसर जो है या सीपीयू है वो है कोर i3। कोर i3 के बाद हमारे पास जो प्रोसेसर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, उसके अंदर कोर्स और थ्रेडिंग, हाइपर थ्रेडिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ, तो उसे एडवांस फॉर्म में हमारे पास कोर i5 आ गई।
फिर उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई हमारे पास प्रोसेसर्स में, उसके कुछ ट्रांजिस्टर्स को इनहांस किया गया, उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया, तो कोर आई 7 आ गई, कोर आई 9। इसी तरह हमारे पास जो प्रोसेसर्स है वो एंड सबसे एंड पे हमारे पास आ रही है कोर आई 11। तो ये सारे हमारे पास है जनरेशन ऑफ प्रोसेसर। तो जितनी जनरेशन ऑफ प्रोसेसर लेटेस्ट होगी, प्रोसेसर की फंक्शनिंग उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी, उतना बेटर वे में वो टास्क परफॉर्म करेगा और एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। दिस इज समवॉट आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू। अब हमारे पास कुछ सीपीयू जो है वो 32 बिट के होते हैं, कुछ 64 बिट के होते हैं। और अक्सर हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जब हम उनको इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे पहले अपने रिक्वायरमेंट्स को पूछते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो वो 32 बिट का इंस्टॉल करना चाहते हो या 64 बिट का। अब ये हमारे सिस्टम के एक नेचर है, हमारे सिस्टम में जो सीपीयू है उसकी एक अपनी कैपेबिलिटी है कि कुछ सीपीयू जो होते हैं वो 32 बिट होते हैं। 32 बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, एंड 32 बिट का मतलब है कि जो वो वाले सीपीयू होते हैं ना वो एट अ टाइम 32 बिट मेमोरी रखने वाले टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे ज्यादा हैवी टास्क अगर हम उनको देंगे तो वो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको परफॉर्म कर सके। लेकिन जो 64 बिट वाले प्रोसेसर्स होते हैं उनकी इतनी कैपेसिटी होती है तो कि वो 64 बाइनरी डिजिट्स वाले टास्क को, इतनी मेमोरी रखने वाले टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस लिहाज से उनके ये एक आर्किटेक्चर है 32 और 64 बिट का। 64 बिट जो है वो एडवांस आ जाता है, और 32 बिट हमारे पास जो है वो एंशियंट टाइम्स के पहले प्रोसेसर्स होते हैं। और 32 बिट वाले को हम X82 भी कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स आ जाती हैं, जैसे सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर। तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि प्रोसेसर के ऊपर जितनी कोर्स लगी होती हैं उन कोर्स की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर होते हैं। अगर सिंगल कोर प्रोसेसर है तो वो सिंगल कोर होगा, एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म होगा। डुअल कोर है तो वो मल्टीपल टास्किंग कर सके। क्वाड कोर है तो वो ज्यादा एफिशिएंट टास्क परफॉर्म करेगा। हेक्सा कोर है तो हमारे पास 6 कोर्स है, एक प्रोसेसर के ऊपर हेक्सा कोर में 6 कोर्स लगी होती है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स इंक्रीज करेंगी हमारा सीपीयू उतना ज्यादा तेजी से काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करेगा, और उसकी कंप्यूटेशनल पावर इनहेंस हो जाती है। अक्सर हम वर्ड सुनते हैं कंप्यूटेशनल पावर। तो कंप्यूटेशनल पावर जो है इट इज बेसिकली द पावर ऑफ आवर सीपीयू। हमारा जो सीपीयू है दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और वो सीपीयू जो है उसकी अगर फंक्शनिंग अच्छी होगी, वो ज्यादा तेजी से टास्क को परफॉर्म करेगा, तो हमारे पास हम कहेंगे कि इस पीसी की या इस लैपटॉप की कंप्यूटेशनल पावर बहुत अच्छी है। ऑक्टा कोर के अंदर सबसे बेस्ट पावर मिलेगी, और इतने हाई कंप्यूटेशनल पावर की हमें ऐसा जरूरत भी नहीं होती हमारे लिए। डुअल कोर या क्वाड कोर तक जो है इतनी फंक्शनैलिटी इनफ होती है। देन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ, अभी मैंने नाम लिया कि कोर्स के साथ हमारे पास थ्रेडिंग और हाइपर थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी होती है। तो थ्रेड जो होता है वो हमारे पास प्रोसेसर का एक फंक्शन यूनिट होता है। कोर होता है, कोर के ऊपर हमारे पास एक कोर के पास दो थ्रेड्स होते हैं। तो थ्रेड जो होते हैं वो बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, और हर कोर के पास दो थ्रेड्स होते हैं। जैसे कि एक इंसान जो है उसके पास दो हाथ होते हैं, तो एक टाइम पे अपने दोनों हाथों के साथ काम परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ एक हाथ होगा तो उसकी काम करने की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास कोर का और थ्रेड्स का हिसाब होता है। थ्रेड ऐसा हमारे पास कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है। थ्रेड जो है वो हमारे पास कोर की एक टेक्नोलॉजी है। देन इट कम्स टू स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। इसके हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस भी आ जाती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस भी आ सकती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ सकती हैं। इसके टाइप्स तो है, लेकिन ये सारी जो है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है HDD। HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। देन इट कम्स टू SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सारी HDD हमारे पास मेन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज डिवाइस होती है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, वो होती है HDD। HDD के अंदर हमारे पास विंडो जो है वो भी पड़ी होती है, और अक्सर हमने जब विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव की पार्टीशंस बना लेते हैं, और उसकी जो सी ड्राइव होती है उसके अंदर हम विंडोज को लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो मेन मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस होती है, HDD के बगैर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज ही नहीं है, फाइल्स ही नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की फाइल नहीं है जो कि हमारे
कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को स्मूथली रन कर सके। तो एसडीडी इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस। देन इट कम्स एसएसडी। एसएसडी इज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का फर्क आ जाता है, बाकी इसका काम जो है वो सेम है। एसडीडी हमारे पास यूजली 256 जीबी की होती है, लेकिन जो एसएसडी होती है उसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होती है, उसके अंदर ज्यादा फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है, ज्यादा कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है उसके अंदर हमारे पास मेमोरी बहुत ज्यादा कैपेसिटी आ जाती है, जैसे कि 1 टेराबाइट की एसएसडीज भी होती हैं। और यूनिवर्सल सीरियल बेस्ड होती है ये बेसिकली, इसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी सेम वही है, लेकिन इसके आगे जो इसका कनेक्टर लगा होता है दैट इज ऑफ द टाइप ऑफ यूएसबी कनेक्टर। उस कनेक्टर के थ्रू हमारे डाटा की ट्रांसमिशन हो जाती है, हम अपनी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह लोड कर सकते हैं, और इसके अंदर हम अपने परमानेंटली डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। Then it comes RAM and ROM. These are the temporary devices. Then it comes optical disc, CD, DVD, and one of the more in latest technology of optical devices are the ब्लू ब्लू रेज। ब्लू रेज जो होते हैं उसके अंदर हम ज्यादा कैपेसिटी में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का नाम हम इसलिए ऑप्टिकल डिस्क है क्योंकि जब हम इसको देखते हैं इट इज मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ग्लास मटेरियल। तो ग्लास मटेरियल होने की वजह से, शाइनिंग सरफेस होने की वजह से हम इसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। देन इट कम्स एसडी कार्ड्स, जिसको नॉर्मल हम मेमोरी कार्ड्स भी कहते हैं। दैट इट कम मैग्नेटिक टेप्स एंड द केसेट्स। तो ये सारी हमारे पास आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि हम अपने पीसी से, कंप्यूटर से डाटा को, टास्क को डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं अपने डाटा के ऊपर। उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमने उस डाटा को जब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर तो करना है, चाहे उसको परमानेंटली करना है या टेम्परेरी करना है। लेकिन वो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती है, एंड दीज ऑल आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर डाटा in our computer. So this is compact disk, these are the cassettes, these are the USBs. टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो मेन टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं हमारे पास आ जाती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है ये हमारे पास मेन स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर होती है। इसको मेन स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं कि जब भी हम अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहली मेमोरी जो कि इनिशियलाइज होती है वो होती है रैम। रैम ने सबसे पहले इनिशियलाइज होना होता है। इनिशियलाइज होने के बाद रैम क्या करती है, वो जितने भी हार्ड डिस्क के अंदर विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, लिनक्स है, आपका जो भी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी फाइल्स को उठा के रोम पे लोड करती है। रोम पे लोड करने के बाद वो क्या करती है, सीपीयू पे लोड करती है। सीपीयू पे लोड जब करती है तो सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो ये वाली वो वाली मेमोरी होती है जो कि सिस्टम को या कंप्यूटर को फैसिलिटेट करती है कि वो स्मूथली वर्क करे, मेंटेन करे, इनिशियलाइज करे और डाटा को प्रोसेसिंग करे। और इस हम प्राइमरी स्टोरेज को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि ये बहुत कम टाइम के लिए डाटा को स्टोर करती है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जैसे ही इसको बिजली मिलती है इसके ऊपर डाटा लोड होता है, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कनेक्ट करते हैं जितना भी डाटा होता है इसके ऊपर वो वैनिश हो जाता है। अक्सर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए, वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट को हमने सेव नहीं किया। सेव करने का मतलब है कि हम उसको परमानेंट स्टोरेज में रख चुके हैं, लेकिन जब हम अभी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ऑन द फ्लो वो रैम के ऊपर लोड होता है। रैम के ऊपर लोड होता है, जब हम उसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर देते हैं तो हमने उसको जिस भी फोल्डर में, ड्राइव की पार्टीशन में रखा होता है तो वहां जाके वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। बट इन केस अगर रैम जो है वो लाइट चली जाए या फिर हमारा पीसी पावर ऑफ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन खत्म हो जाए, तो जितना भी डाटा हमने टेक्स्ट लिखा होता है जो कि रैम के ऊपर लोड हुआ होता है वो सारा एट द मोमेंट वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, वोलाटाइल उड़ जाता है। तो हमारे पास इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ऑन द फ्लो हमारे पास डाटा रहता है और बाद में जब हम पीसी को ऑन करते हैं तो वहां पे कुछ भी सेव नहीं होता। सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस में वो वाली स्टोरेज डिवाइसेस होती है जो कि परमानेंट मेमोरी रखती हैं, और वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करती हैं, ज्यादा अरसे के लिए स्टोर करती हैं। और ये वाले जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं।
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, एचडीडी। ये सारी हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और इसके अंदर हमारे पास जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। यहाँ तक आई होप सो कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो सी यू नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज।